गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर थोड़ा 10-10-15 तक शुरू कीजिए प्लीज, आगे के सारे मीटिंग फिर गड़बड़ ओके। हो 10 जाए। 10 15 10 15 तक करें, ठीक है। चलो प्लीज थोड़ा प्लीज सा करते हैं। सबको मतलब पूछिए क्या टाइम है, क्योंकि 11 का फिक्स किया था ना, सो आगे के सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाए। ओके ओके, चल ठीक है। 10 से 11 करते हैं अपन। ठीक। तो थोड़ा हमने कुछ मॉर्निंग के क्लासेस का टाइम थोड़ा शेड्यूल नहीं इधर नहीं, उधर वो ठीक है करके थोड़ा हुआ। बहुत, बट फिर क्या ना, आज एकदम ही 10:42 मतलब 11 बजे तो खत्म होगा ही नहीं, सो आगे तो डिफिकल्ट हो जाए। नहीं, मैं पास में ले लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, आप बोल दो, ठीक है। नहीं नहीं, आप अपने, क्योंकि सबका भी नहीं, थियोरेटिकल नुकसान नहीं पोर्शन होना इसलिए ज़्यादा नहीं लगता, थियोरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चाहिए। अरे यार, 1 मिनट। कहाँ गई हमारी पीपीटी? 1 मिनट। एक मिनट, पीपीटी नहीं मिल पा रही है, कहाँ गई? हाँ चलो, बात करते हैं DMIT। चलो, अब हम जानते हैं DMIT के बारे में। डर्मेटोग्राफिक, DMIT के पहले डी जो होता है वो होता है डर्मेटोग्राफिक। तो डर्मेटोग्राफिक ये जो वर्ड होता है एक ग्रीक वर्ड होता है जो 2 वर्ड से बना होता है, एक डर्मा और दूसरा होता है ग्लैप। तो डर्मा का मीन्स होता है स्किन और ग्लैप का मीन्स होता है रिजेस। जो हमारे आप अगर अपने उंगलियों को गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको अनगिनत लाइन नजर आएंगे, ठीक है। तो उन लाइन को ही यहाँ पे या स्किन में जो पैटर्न बने होते हैं उस पैटर्न को ही ग्राफिक्स बोला गया है। जैसे ये ग्राफिक्स जो वर्ड आया है ये ग्राफिक्स से आया है, जैसे हम बोलते हैं ना ग्राफिक्स, तो वैसे ही ये ग्राफिक्स करके वर्ड आया है। ग्राफिक्स ये जो वर्ड होता है हम किसी चीज के पैटर्न को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक करके यूज हुआ ये फिंगरप्रिंट के अनुसार था, इसलिए इसको ग्राफिक बोला जाता है। और ये जो पैटर्न होते हैं हमने बात की 13 से 21 वीक में जब हम माँ के घर में रहते हैं तो तब ये पैटर्न हमारे उंगलियों में बनना शुरू होते हैं जाते हैं। तो डर्मेटोग्राफिक ये थोड़ी साइंटिफिक स्टडी भी माना जाता है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी यानी लोगों के बिहेवियर पे चिंतन, ठीक है। लोगों के बिहेवियर पे चिंतन इनको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्वायरिंग नेचर जो यहाँ पे होता है वो जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। माँ के थॉट कैसे थे, पिताजी के थॉट कैसे थे, घर के थॉट कैसे थे वो। एंड मेडिसिन, मेडिकल, तो ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है वो मेडिकल या
मेडिसिन से रिलेटेड होता है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। तो ये सभी चीजों का यहाँ पे एक स्टडी होता है, ठीक है। डर्मेटोग्राफी में सभी चीजों का क्या होगा, एक स्टडी किया जाएगा। तो ये जो फेज बताती है आपके इनबर्न टैलेंट को बताती है। हमने बार बार हमने इस बारे में जाना, तो इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए। डर्मा यानी स्किन और ग्राफिक यानी कब हमारे जो फिंगरप्रिंट में जो पैटर्न बनते हैं, उस पैटर्न की स्टडी को ही डर्मेटोग्राफिक्स बोला गया है। अभी ये तो कोई आज का विज्ञान विज्ञान नहीं है जब से ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ है, तब इसके प्रति जिज्ञासा लोगों की बढ़ती गई। लोगों ने मल्टीपल थ्योरी को जाना, क्योंकि हमने जाना है कि इंसान एक बुद्धिवंत प्राणी होता है, तो उन्होंने अपने बुद्धि की जोर पे हर इंसान को एनालिसिस करना सीखा, उसकी क्वालिटी को एनालिसिस करना सीखा, और उस क्वालिटी के हिसाब से चीजों को ढालने की कला भी इंसान सीखने लग गया। तो ये मेथड जो होती है डर्मेटोग्राफिक्स में, अनंत रिसर्च चलती गई, फिंगरप्रिंट पे अनंत रिसर्च चलती गई, और उसके बाद में हार्लोड फ्लेमिंग ने 1926 में एक किताब रखी, ठीक है, डर्मेटोग्राफिक्स माइंड फ्रेम वाला। पहला पेज दू आपको मैं, ये वाला। तो उन्होंने एक फ्रेम ऑफ माइंड करके किताब लिखी थी हार्लोड फ्लेमिंग ने। और आगे जाके यही किताब जो होती है या में बाइबल कहलाई गई, यानी डीप चिंतन बताई गई। और हार्लोड फ्लेमिंग को जो होता है, इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक बोला गया, क्योंकि इन्होंने डीप अध्ययन को लिखा। उनके पहले भी ये अध्ययन चलते आए। 1892 में सर फ्रांसिस गैल्टन ने इसके बारे में लिखा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में लिखा। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी लोगों पे क्या करते थे, वो चिंतन करते थे, लोगों के बिहेवियर को लोग एनालिसिस करते थे। पहले क्या करते थे, कोई किसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज पे सभी लोग एनालिसिस करते थे। लेकिन हर लोगों पे ये एनालिसिस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने लगा। तो हम हमेशा शॉर्टकट विधि को ढूंढते हैं, ऐसी कुछ विधि हमको मिले जिसके आधार पर हम किसी का एनालिसिस सही से कर सके। फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट के पैटर्न को स्टडी करना चालू किया। फिंगरप्रिंट में जो भी पैटर्न होते हैं, उनके बारे में उन्होंने पढ़ने की विधि को शुरू किया। और बाद में ये पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पहले लोगों के बिहेवियर पे स्टडी करते थे। बाद में उनको लगा कि हम फिंगरप्रिंट के पैटर्न से उनके परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। तो थोड़ा उन्होंने क्या किया, उनके बिहेवियर को उनके फिंगरप्रिंट से रिलेट करना चालू किया, और फिंगरप्रिंट के पैटर्न को पढ़ना शुरू किया। ये स्टडी 1926 में फिर हार्लोड फ्लेमिंग ने आगे जारी रखी, और इन्होंने फिंगरप्रिंट के एनालिसिस टाइप और उनके बिहेवियर के बारे में उन्होंने चीजों को रिलेट करना चालू किया। क्योंकि ये एक अच्छे रिसर्चर थे, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एम्ब्रोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने इनकी मदद से क्या किया, हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करना शुरू किया। और ऐसा बोला जाता है कि 1970 में यूजरकल के देश था, ठीक है, तो उन्होंने सोवियत यूनियन करके ऐसा एक देश था, तो उन्होंने क्या किया, इसी आधार पे बच्चे का चयन किया, उनकी क्वालिटी के हिसाब से 10 साल उन पे मेहनत की, और 10 साल के बाद उन्होंने 50 गोल्ड मेडल को लाए। और उसके नेक्स्ट 10 साल बाद और नए लोगों को उन्होंने खोजा, और उसके बदौलत उन्होंने 150 गोल्ड मेडल को जिता के लाए थे। यानी ये क्वालिटी, इस क्वालिटी के आधार पे उनको पता चला कि ये रिसर्च से उनको पता चला कि हम अगर उनके ब्रेन पैटर्न के हिसाब से, उनकी कला के हिसाब से, उनके अनबन टैलेंट के हिसाब से अगर उनको कुछ सिखाते तो बच्चा जल्दी सीखता है या लोग जल्दी सीखते। 1981 में रॉबर्ट स्पेरी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये साइंस में बहुत अच्छा पुरस्कार माना जाता है। तो इन्होंने स्प्लिट ब्रेन थेरेपी पे रिसर्च किया था। स्प्लिट ब्रेन थेरेपी यानी इन्होंने क्या किया, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जैसे हमारे ब्रेन के जो कॉलम होते हैं, लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, जो ब्रेन हमें डोमिनेट होता है, तो उस तरीके से हमें कलाएं ज्यादा पाई जाती है। यानी घर के जिस हिस्से पावरफुल होगे, वो कलाएं आप में, आप उस कलाओं में निपुण पाए जाओगे, या उस कला को आप इजी वे से सीख पाओगे, क्योंकि वो ट्रिगर जो होता है आप में बचपन से ही बिठा होता है। खाली उस ट्रिगर से रिलेटेड कोई चीज आए तो वो ट्रिगर खींच के बाहर आएगा, और उस कला में आप आगे जाएंगे। तो रॉबर्ट स्पेरी और एक चाइनीज शास्त्रज्ञ थी, जिन्होंने ब्रेन
डोमिनेंट के बारे में लिखा, स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के बारे में उन्होंने लिखा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की थ्योरी के बारे में इन्होंने लिखा, और उस थीसिस के आधार पे इनको 1981 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बाद में 1983 में हार्वर्ड गार्डनर करके थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर माने जाते हैं, उनके बहुत सारे बुक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। नहीं सॉरी, 1983 में जो होते हैं हार्वर्ड क्यूमिंग ने फिर अपने बुक को डिस्प्ले किया, फ्रेम ऑफ माइंड करके, वो आगे जाके बुक ऑफ डर्मेटोग्लाफिस कहलाई। ठीक है। बाद में डॉक्टर 1985 में डॉक्टर ची माओ, ये एक अच्छे रिसर्चर थे, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये लोग पढ़ते थे। तो इन्होंने दोनों थ्योरी को अटैच किया, हार्वर्ड क्यूमिंग्स की डर्मेटोग्लाफिक थ्योरी और हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आप अभी भी अगर बुक में आपको देखना है तो बहुत सारे बुक्स इनके बच्चे के मल्टीपल इंटेलिजेंस पे, बच्चे के साइकोलॉजी पे बने हुए आपको मार्केट में अभी भी मिलते हैं। ठीक है। बाद में जब इस टेस्ट को फर्स्ट बार उन्होंने याद किया, दोनों की क्वालिटी को कंबाइन करके पढ़ना शुरू किया, तो 1992 में डॉक्टर ची माओ ने इसको फर्स्ट टाइम ताइवान में इंट्रोड्यूस किया। तो शुरुआती दिनों में आपको तो पता है लोगों में डर लगा रहता है, कोई नई चीज नहीं कर पाता है, नई चीजों को एक्सेप्ट करने में लोगों में तकलीफ जाती है। तो क्या होता है कि लोगों में डर भी बना रहता है, लोगों में डर भी बना रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले ट्रेन आई थी, तो ट्रेन में पहले लोग बैठते थे क्या? नहीं बैठते थे, ठीक है, पहले डरते थे, ये यार पलट जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो वैसे ही जब ये टेल्स 1992 में जब ताइवान में इंट्रोड्यूस की, तो उनको फारसा इसका जो होता है रिजल्ट नहीं मिला। तो कुछ पत्रकारों ने और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको अपोज भी किया गया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी के फिंगरप्रिंट को देख के आप उसके आउटर नेचर के बारे में बता सको। तो थोड़ी डिफिकल्टीज इनको गई। और बाद में 2004 में, अभी ये लोग ये बोलते 2004 में इंटरनेशनल बिहेवियर एंड मेडिकल बायोमेटिक्स सोसाइटी करके थी, अभी इसको बहुत सारे लोग खंडित करते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते। तो इस पॉइंट को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग काल्पनिक भी मानते हैं कि लोगों ने अपने बेनिफिट्स के हिसाब से इस पॉइंट को यहाँ पे डाला है। ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब डीएमआईटी की रिपोर्ट 1985 में इन्होंने बोली, और 1992 में जब इन्होंने ताइवान में इंट्रोड्यूस किया, तब उन्होंने फ्री में 700 से ज्यादा रिपोर्ट को स्टडी की, और बाद में अपने एक थीसिस को लिखा गया, जिसमें यहाँ पे बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी और लर्निंग स्टाइल के बारे में पता कर सके। और उसके बाद डीएमआईटी का विकास जो होता है अलग अलग क्षेत्र में हुआ है। फिर यहाँ पे जो वर्क करने वाले देश भी है, अलग अलग देश है, जैसे यहाँ पे चाइना आई, इंडोनेशिया है, मलेशिया आई, सिंगापुर आई, थाईलैंड आई, ताइवान आई। और बाद में इंडिया में ये टेस्ट खाली यूज किया जाता है, लेकिन इसका मेन जो सॉफ्टवेयर आता है वो बाहर से आता है। तो अपने यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो बाहर के अलग अलग देशों का अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पे भी अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग भ्रांतियां हमको नजर आती है। ठीक है। 2010 में डीएमआईटी को इंडिया में इसलिए इजाद किया गया क्योंकि यहाँ पे देखो, हम आईक्यू के हर बच्चे में आईक्यू रेस, हम रेस का घोड़ा बच्चे को समझते थे, जिसके कारण वो हमारे यहाँ पे सुसाइड का रेशियो जो होता है बच्चों में ज्यादा बढ़ गया था। तो बच्चे की इनर क्वालिटी के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए और उसकी क्वालिटी को पहचाना जाए, इसके लिए 2010 में डीएमआईटी जो होता है हमारे इंडिया में कदम रखी। ठीक है, डीएमआईटी ने क्या किया, 2010 में हमारे इंडिया में कदम रखी, और आज 10 साल हो गया है डीएमआईटी हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब सच में जानते हैं इनके रिसर्च के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, डर्मेटोग्राफी की हिस्ट्री क्या सच में ऐसी है कि लोग बोलते हैं? तो इसके कुछ क्लिप मैंने निकाल के लाए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियां चल रही थी, तो मैंने डायरेक्टली उनके लिखे हुए क्लिप को गूगल में ढूंढ ढूंढ के निकाला। ये गूगल बाबा ही ऐसा था जो इस समय में मुझे आंसर दे सकता था। तो उस रिसर्च को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहले जो थे जॉन, जो 1823 में जिन्होंने फिंगरप्रिंट के बारे में
स्टडी की। उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, यानी फिंगरप्रिंट में टाइप ऑफ नंबर ऑफ टाइप के फिंगरप्रिंट के बारे में, पैटर्न के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, और कितने टाइप के पैटर्न होते हैं इसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, बाद में उस पैटर्न के अनुसार ह्यूमन के बिहेवियर को उन्होंने रिसर्च करना चालू किया, और उसके आधार पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे लाया गया, उनके बिहेवियर के आधार पे उनके क्लासिफिकेशन को डिसाइडेड किया गया। बाद में बात करते हैं यूनिकनेस की। सर फ्रांसिस गैल्टन ने अगर इसके यूनिकनेस की बात की थी कि उन्होंने बोला कि आप असंख्य लोगों में जब इस फिंगरप्रिंट को देखते हो तो उनमें फिंगरप्रिंट अलग अलग टाइप के दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्यून्स भी होता है तो उनमें फिंगरप्रिंट अलग टाइप के होते हैं। तो उन्होंने फिंगरप्रिंट की स्टडी में इसलिए इन्होंने ग्रोथ पकड़ी, इसलिए इन्होंने लाइन को पकड़ा क्योंकि इसमें यूनिकनेस था, यानी एक फिंगरप्रिंट अगर किसी में प्रेजेंट होगा तो वो दोबारा किसी में मिलता ही नहीं था। तो उन्होंने आगे जाके जो चार्ली ड्राइवन थे उन्होंने फिर एक बुक लिखी फिंगरप्रिंट नाम की। सर ये बाद में प्रिंट आउट्स मिलेंगे? हाँ, ये पीपीटी मिल जाएगा आपको। लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सुन ओके, लीजिए, पीपीटी थैंक यू आपको मिल सर। जाएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं फादर ऑफ डर्मेटोग्राफी की। हमने जाना हार्लोट टिमेंस के बारे में। तो इन्होंने 1926 में डर्मेटोग्राफी का डीपली अध्ययन किया। ये अच्छे एनाटॉमी थे, ठीक है, साथ में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इन्होंने पढ़ी हुई थी। तो इन्होंने इस थ्योरी के बारे में डीपली स्टडी किया, और उसके बाद इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स और एम्ब्रोलॉजी साइंस को अटैच करके 1943 में एक बुक लिखी थी जिसको बाइबल ऑफ डर्मेटोग्राफी बोला गया, फिंगरप्रिंट, प्लाम एंड सोल। तो बुक का नाम क्या था? फिंगरप्रिंट, प्लाम एंड सोल। बाद में कुछ प्रीवियस उसके पहले के रिसर्च को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे किस किस शास्त्रज्ञों ने कौन सी यहाँ पे टेक्निक को इजाद किया। यानी हम थोड़ी आज हिस्ट्री पढ़ने वाले, डीएमआईटी की हिस्ट्री। तो यहाँ पे ज्यादा करके अलग अलग साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट में था, कोई फिंगरप्रिंट के बारे में था। ठीक है, तो 1685 में डॉक्टर बिडलो इन्होंने एनाटॉमी पे स्टडी करते हुए फिंगरप्रिंट के फिगर के बारे में जाना। यानी उन्होंने क्या किया, टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट को देखना शुरू किया, पढ़ना नहीं शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया, और वो पैटर्न को रिसर्च करते गए। और उसके बाद 1686 में डॉक्टर मार्सेलो इनकी ही स्टडी के आधार पे इन्होंने फिंगरप्रिंट में दो पैटर्न को इजाद किया, एक था स्पाइरल और दूसरा था लूप। यानी उन्होंने क्या किया, रिजेस के बारे में, अलग अलग रिजेस के बारे में उन्होंने लिखा, और सबसे पहले सबसे ज्यादा लोगों में दो ही पैटर्न मिलते थे, स्पाइरल और लूप। फिर बाद में 1788, देखो 100 साल का साइंस, 1000 साल का साइंस इसमें वर्क कर रहा है, 100 साल का, 500 साल का साइंस इस पे वर्क कर रहा है। तो जेसी मायर थे, इन्होंने फिंगरप्रिंट को एनालिसिस करके पहला थीसिस लिखा था, पहला एक लेक्चर लिखा था इसको एनालिसिस करके कि क्या इनमें खूबियां हुई, क्या इनमें खराबी हुई। और इन्होंने थियोरेटिकल बेस में नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट को देखा, क्योंकि पहले फिंगरप्रिंट का अध्ययन नहीं होता था। पहले क्या होता था, कोई नई चीज आपको पता चलती है तो आप क्या करते हो, उसके यूनिकनेस के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट क्वालिटी के बारे में पढ़ते हो, उसके प्रजाति के बारे में पढ़ते। तो इन्होंने भी वही काम किया फिंगरप्रिंट में। जैसे इनको एक सुराग मिलता गया कि फिंगरप्रिंट किस टाइप का होता है, तो फिर उन्होंने दूसरे फिंगरप्रिंट के बारे में इजाद किया। तो इन्होंने ये जो थ्योरी थी 1686 की थ्योरी को उठाते हुए उन्होंने फिंगरप्रिंट को एनालिसिस किया और नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट के बारे में जाना कि कितने फिंगरप्रिंट यहाँ पे होते हैं, और उनके आधार पे उन्होंने उनके यूनिकनेस के बारे में जाना। यूनिकनेस क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल के हाथों में उन्होंने जब चेक किया तो हर एक के हाथों में जो फिंगरप्रिंट होते थे वो अलग अलग दिखाई देते थे। जैसे बायोमेट्रिक साइंस जो है, अभी के जमाने का बायोमेट्रिक साइंस जो है, वो भी तो फिंगरप्रिंट का आधार का एक रूप, जाना पहचाना रूप होता है। अगर सबके अगर फिंगरप्रिंट के पैटर्न और रिजल्ट मैच होते तो किसी के आधार में कोई भी पैसा निकाल लेता था, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ये दुनिया का सबसे सिक्योर साइंस होता है, क्योंकि साइंस मानते हैं कि दुनिया में पूरे जीवन काल में इंसान में दो चीजें कभी नहीं बदलती है। एक तो आपके आंखों का रेटिना,
और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट का पैटर्न। फिर 1823 में जॉनस ने एक नई थियरी को इजाद किया। उनने फिंगरप्रिंट की लाइन के बारे में, काउंटिंग के बारे में देखा, क्योंकि पैटर्न तो कभी कभी में ऐसा होता था कि बहुत सारे पैटर्न एक जैसे लगते हैं। जैसे लूप देखो असंख्य लोगों में लूप एक जैसा दिखता है, लेकिन उसकी लाइन आप जब काउंट करते तो उससे पता चलता है कि कितनी लाइंस उसमें ज्यादा है। उसके हिसाब से वो फिंगरप्रिंट को डिफरेंट माना गया। तो इन्होंने रचा कि जो फिंगरप्रिंट में लाइन होते हैं, कर्व होते हैं, जो पैटर्न बने होते हैं, उसके आधार पे इसको सेग्रीगेट किया जाता है। इसको क्या कर दिया है, सेग्रीगेट किया जाता है। बाद में इनके ये आधार पे डॉक्टर जान ने क्लासिफिकेशन लाया फिंगरप्रिंट की लाइन में। तो इन्होंने 9 टाइप के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे लेके आए। आर्च, टेंटेड आर्च, अल्नर लूप, रेडियल लूप, पिकॉक आई, कंपाउंड, स्पिरल और रोल। इन पैटर्न को इन्होंने इजाद किया, इलिप्टिकल रोल और सर्कुलर रोल। तो इन पैटर्न को जो होता है इन्होंने क्लासिफाइड किया, और जो पैटर्न आइडेंटिफाई होते हैं उन पैटर्न को उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिए। जो आज नाम पढ़ते हैं हम कि उनमें नाम कैसा है, तो उन्होंने क्या किया, उन पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, और ना कि आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उनको क्लासिफिकेशन में भी डाल दिया है। अब इन्हीं क्लासिफिकेशन के आधार पे लोगों की बाद में 4 कैरेक्टरिस्टिक में उनको बांट दिया। आगे पढ़ेंगे वो चीज को। बाद में 1823 में उन्होंने जैसे ही, सॉरी वही, बाद में 1832 में डॉक्टर चार्ल्स बेल, ठीक है, इन्होंने, ये अच्छे साइकोलॉजी थे, तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन किया पैटर्न और, उन्होंने क्या किया, पैटर्न और दिमाग के बारे में कॉम्बिनेशन किया। न्यूरो एनाटॉमी को पढ़ा, यानी हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे फिंगर में जो लाइंस होते हैं, इनके पैटर्न के बारे में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने इस पे एक बुक भी पब्लिश की, द हैंड, इट्स अ मैकेनिज्म एंड विटल एंडोमेंट एज इविंचिंग डिजाइन। तो उन्होंने अलग अलग हैंड में जो पैटर्न होते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा, और साथ में उन्होंने न्यूरो एनाटॉमी का यहाँ पे रिसर्च को उन्होंने अपना लगा, क्योंकि इनका जो टोटल एक्सपीरियंस था न्यूरो एनाटॉमी में था, यानी न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते थे, इनमें इनका जो था वो एक्सपीरियंस था। बाद में 1893 की बात करते हैं, डॉक्टर फ्रांसिस गैल्टन की बात करते थे, तो उनके बुक फिंगरप्रिंट के बारे में सेम इन्होंने तीन तीन रिसर्च को इन्होंने डिफाइन किया था, आर्च लूप और रोल, जैसे हमने आगे पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा था। बाद में 1897 में हैरिस, तो इन्होंने, ये पहले ऐसे अमेरिकन शासन थे जिन्होंने इसके लाइफ यानी फिंगरप्रिंट के लाइंस के बारे में पढ़ा। तो मोस्टली लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा, जिनको जिनको नया नया मिलता गया उस हिसाब से वो पढ़ते गए। बाद में 1926 में हार्लोट फ्यूमिंग्स, इन्होंने डर्मेटोग्राफिक्स में अपनी स्टडी को बढ़ाया। 1936 में इन्होंने इस साइंस को ओम के साथ, एम्ब्रोलॉजी के साथ अटैच किया, और उन्होंने जैसे जो फेटल स्टेज होती है, तो हर स्टेज में उनका विकास पे उन्होंने स्टडी की कि कौन से स्टेज में उंगली कितनी बढ़ रही है, उसमें पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बच्चे के मेंटली विकास के बारे में उन्होंने पढ़ा। बाद में 1944 की बात करते हैं, डॉक्टर जूलियस, ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने वाले थे। तो इन्होंने द हैंड ऑफ चिल्ड्रन, यानी हम बोलते ना, हमारे इसमें गाना था हिंदी में कि तुम्हारे मुट्ठी में है तुम्हारा जीवन सारा। तो इसके मुताबिक उन्होंने जाना है कि हमारे हाथों में जो पैटर्न होते हैं वो हमारे नेचर टाइप को डिसाइड करते हैं, और साथ में हमारी सीखने की कला को भी ये क्या करते हैं, डिसाइडेड करते हैं। तो और उस हिसाब से अगर आप पैटर्न के हिसाब से अगर कार्य करते तो उस कार्य में आप निपुण होते, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेन होती है, पावर होती है। तो इन्होंने अलग अलग कंडीशन को डिस्कवर किया, तो साइकोसेक्सुअलिटी डेवलपमेंट एंड डायग्नोसिस में उन्होंने अपनी स्टडी को और बढ़ाया, और इसको इसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम थे, यानी हैंड बच्चे के जो भी कुछ प्रॉब्लम थे, तो उनके फिंगरप्रिंट के आधार पे उन्होंने सॉल्व करने की
कोशिश की, आप बोल नहीं सकते कि पूरा किया, उसको कोशिश की और अपने तथ्यों के आधार पर इन्होंने रखी। तो ये बात तो देखो क्या होता है कि जो शास्त्रज्ञ रहते थे, रिसर्चर जो रहते थे, वो उन तथ्यों को अपने हिसाब से रखते थे, ध्यान में रखिए। तो वो हो सकता है 100% साइंटिफिकली प्रूव होते थे, और आधे तथ्य जो होते थे साइंटिफिकली प्रूव नहीं होते थे, क्योंकि वो व्यू जो था वो उनसे रिलेटेड था। तो 1966 में भी सेम यही पैटर्न, फिर सभी लोगों ने फिंगरप्रिंट के एनालिसिस में पढ़ते गए और उसके बारे में इन्होंने सेम फिंगरप्रिंट के बारे में स्टडी को चालू रखा। डॉक्टर वॉलकर ये फर्स्ट वुमेन थी जो डर्मल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखा, और उनसे प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के बारे में उन्होंने रिसर्च को लिखा। फिर 1968 में हॉल नाम के एक शास्त्रज्ञ थे, तो जिसने जो जेनेटिक्स डर्मल रीजेस के बारे में 1968 के बारे में बुक को पब्लिश किया। कितना 1968 में उन्होंने बुक को पब्लिश किया। बाद में 1985 में ये जो डॉक्टर चेन ये माउ है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों थ्योरी को अटैच करने का काम किया। और ये थे 2004 के, ठीक है। IBM BS जैसे हमने बोला ना, बहुत लोग इस सर्टिफिकेशन को डिनाई भी करते हैं, बहुत लोग अभी क्या सत्यता है इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि जितना हमको पढ़ाया गया है उतना। लेकिन एक अध्ययन में ऐसा भी नजर आया है कि इनके फोटो के साथ दिया है कि इन्होंने इस टाइम पे ये जो संस्था थी वो वर्क करती थी, उन्होंने 7,000 रिपोर्ट को स्टडी किया था। अभी कोई लोग इसको डिनाई इसलिए करते, कभी कभी हम जानते कि कोई कोई नई चीज अगर आती है, संस्थान जो आती है, कोई संस्थान नहीं चलने के कारण बंद भी हो जाते, तो हो सकता है कि इसका कोई रिकॉर्ड ना मिलने के कारण लोगों ने इसको इस तरीके से देखा गया। और यहाँ से उन्होंने लर्निंग स्टाइल के बारे में इजाद किया। लर्निंग स्टाइल, 3 टाइप की लर्निंग स्टाइल के बारे में हमने बोला, VSK। तो इन लर्निंग स्टाइल का जो विकास होता है इन रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो फिंगरप्रिंट एंड बिहेवियर के बारे में ये सभी किया गया, और एजुकेशन सेक्टर में इसको एक क्रांति माना गया। ये कुछ फोटो थे जो यूजर फॉर्मेशन के थे 1970 में, और ये सभी जो स्क्रीनशॉट थे फॉरेन की एक साइट थी जहां से मैंने लेके यहाँ पे डाले हैं आपको इसकी भ्रांतियां को बताने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बोलते हैं कि नहीं ये चीज गलत होती है, ये चीज नहीं होती है, ठीक है। और हमने जाना भी है कि इंडिया में वही साइंस को नकारा जाता है जो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आता है। इंडिया में क्या होता है, वही साइंस